आपका जो बांग्लादेश वाला बॉर्डर होता है, यानी उनका जो ईस्टर्न साइड है वो हमेशा सिक्योर रहता है। हमारा जो वेस्टर्न ईस्टर्न और आपस में मुकाबला होता है, वो इंडिया की जो वेस्टर्न साइड है, हमारी ईस्टर्न साइड है, इसी के अंदर मुकाबला होता है। जो उनकी डेप्थ में है बेसिस, जो बांग्लादेश और श्रीलंका के करीब है, वो हमेशा सिक्योर रहते हैं। इस दफा बहुत अच्छी एक अनाउंसमेंट हुई थी ISPR की तरफ से कि हम आपके दूसरे बॉर्डर को भी थ्रेट करेंगे, यानी आप अपने स्टोरेज में पीछे ले जाते हैं, बैकअप आप इक्विपमेंट जहाज सब कुछ पीछे ले जाते हैं कि वहां पाकिस्तान हिट नहीं करता। वहां इंडस्ट्री तक नॉर्मल चलती रहती है, उनको पता भी नहीं होता कि इस मुल्क में जंग लगी हुई है इस वक्त, क्योंकि जिंदगी उधर नॉर्मल होती है, वो इतनी दूर होते हैं। तो आई थिंक अब हमारी रीच पहले से भी थी, लेकिन अब हमारी जो डिक्लेरेशन है कि हम आपको ईस्टवर्ड भी हिट करेंगे, वो इंडिया को काफी सीरियस मैसेज जाना चाहिए। राइट। और ये जो भारत है अपनी नाकामी का बदला अब हम देख रहे हैं किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके प्रॉक्सी के जरिए लेना चाहता है, मगर क्या अफगानिस्तान के पास इस वक्त कोई मुनज़्ज़म फिजाई या एयर डिफेंस सलाहियत मौजूद है? और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फिजाई ऑपरेशन जमीनी कार्रवाई से ज्यादा मौसर साबित हो सकते हैं? जी नहीं, दोनों के लड़ने का तरीका अपना अपना होता है। एक कन्वेंशनल वॉर होती है या कन्वेंशनल मुकाबला होता है, जैसा पाकिस्तान हिंदुस्तान का हुआ। आम तौर पे कन्वेंशनल वर्सेस कन्वेंशनल तो प्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन कन्वेंशनल बल्कि टेररिज्म या गुरीला वॉरफेयर डिफरेंट नेचर की होती है। क्योंकि जब आप प्रॉपर जंग लड़ते हैं, जैसे हमने हिंदुस्तान के साथ लड़ी, तो आपके सामने था सारा कि जहाज आए, इसमें इस बहस में नहीं जाते कि किसने पहले किया, क्या नुकसान हुआ, आए वापस चले गए, लैंड किया, सीज फायर ऐलान हो गया, तो आप अपने अपने बैकअप जो रोल में चले गए, जो आपका स्टेट ऑफ रेडीनेस पे चले गए। लेकिन जो टेररिज्म होता है और ये गुरीला वॉरफेयर होती है, इसके अंदर आप नोट कीजिएगा कि इसके अंदर कुछ डिफाइंड बॉर्डर्स नहीं होते, यानी टाइमिंग्स नहीं होते, लोकेशन नहीं पता होती कि टेररिस्ट कहाँ हमला करेंगे, किस इंटेंसिटी से करेंगे, मेथड क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे, बॉम्ब किस जगह प्लेस करेंगे। इसलिए इसको बहुत चैलेंजिंग होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने इस दफा एक बड़ा रेजोल्यूट और बड़ा डिटरमिन्ड मैसेज भेजा है, क्योंकि हमेशा तालिबान ने इतने सालों में, जब से वो हुकूमत में आए हैं, मिस कैलकुलेट किया था कि पाकिस्तान में शायद ये हौसला नहीं है या सलाहियत नहीं है। हमने दोनों दिखा दिए, हमारा हौसला भी है, हमारी सलाहियत भी आपको हिट करने की और ढूंढ के पहुंचने की, डेप्थ तक पहुंच के हमने अपनी रीच भी दिखा दी है। और सबसे बड़ी बात, लीडरशिप ने अपना बोल्डनेस दिखाई है कि हम इस अग्रेसिव तरीके से आएंगे। उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि तालिबान को जितनी प्रोहिबिटिव प्राइस हमने इम्पोज की है, जो इंडिया के खिलाफ भी 10 मई को सीज फायर उसी वजह से हुआ था, अभी भी हमने जो तालिबान को प्राइस पहुंचाई है या उनको डिक्टेट हो गई है कि ये नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा, यही एक रोकने में हमेशा जंगों में कारगर होती है कि जब इनिशिएटिव लेने वाला, अग्रेसिव होने वाले को पता लगे कि मुझे भी अगर पंच लेना पड़ा तो मैं बर्दाश्त करूंगा, और अगर जवाब में नहीं है तो फिर जाहिर है वो रुक जाता है। यही हमने इस दफा अफगानिस्तान के साथ किया है। लेकिन आखिरी जुमला मैं इस पे जरूर कहूंगा कि हमारी ये चॉइस का नहीं था, ये हमें ऑप्शन विलिंगली या एक्साइटिंगली नहीं की। हम इसको फतह नहीं कहते, हम कहते हैं मजबूरी, एज एन ऑब्लिगेशन। क्योंकि हिंदुस्तान देखिए इतना करीब में उसको ले जा रहा है। ये पिछले 2-3 दिहाइयों से, जब मैं भी एयरफोर्स में था और हम वॉर गेमिंग किया करते थे और हम बाज दफा सिमुलेशन में इंडिया की तरफ से भी प्ले करते थे, तो मुझे समझ नहीं आज तक आई कि विक्रांत का रोल क्या है। देखिए, मैं आपके व्यूअर्स के सामने क्लियर करता हूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता है प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स वेल बियॉन्ड बॉर्डर्स या समुद्रों से बहुत दूर, जैसे अमेरिका करता है या चाइना कर सकता है या रशिया कर सकता है। यानी रशिया कहीं है, लेकिन वो अगर प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स अमेरिका ने करनी है, आपने नोट किया होगा कि अमेरिका वहां से बेड़े भेजता है, वो गल्फ में या मिडल ईस्ट में आकर खड़े हो जाते हैं, उनका एक एयर बेस समझे यहाँ फ्लोट करता हुआ पानी में यहाँ शिफ्ट हो जाता है। इंडिया और पाकिस्तान में मुझे नहीं समझ आज तक आई कि इंडिया ने कहाँ फोर्स प्रोजेक्शन करनी है, कहां समंदर में लेकर जाना है। अगर लेकर जाके हम पर हमलावर होना है, तो अगर हमारे पे उनके जहाज आ सकते हैं तो हम भी उसके एयरक्राफ्ट कैरियर तक पहुंच सकते हैं। मैं इसके जवाब में सिंपल कर देता हूं। और इस दफा जब विक्रम 2 दफा निकालने की कोशिश हुई, दोनों दफा वो अपने हार्बर्स में वापस ले जाया गया था। वापस क्यों ले जाया गया था? 2 वजह से। एक, पाकिस्तान नेवी की बहुत प्रिपरेशन थी माशाल्लाह, और उनका ये रिजॉल्व था कि अगर ये विक्रम निकाला गया तो हम इसको टारगेट करेंगे। और ये भी मैं आपको बताना चलूं कि पाकिस्तान का भी एक डेडिकेटेड फ्लीट था जिसको ये टारगेट एलोकेट किया गया था, और वो पूरी तरह तैयार थे। वेल रिहर्स्ड, पीस टाइम के अंदर हमने बहुत तैयारी की हुई थी कि अगर विक्रांत निकाला गया, इस रेंज पर आया कि वो हमारे पे असर कर सके, पाकिस्तान की फजाई हदूद या समुद्री हदूद को कोई नुकसान पहुंचा सके, तो पाक फजाइया ने ये पूरा प्लान किया हुआ था कि हम न्यूट्रलाइज कर देंगे उसको जाकर। और ये जब मैसेज इंडिया को चला गया हमारा, उसके बाद उनमें हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि विक्रांत को हमने कहा था कि अगर आप डबो देंगे तो वो बहुत चीजें आपकी इज्जत नफ्स बहुत बुरी तरह जाके समंदर की तह में बैठ जाएगी। वही वजह है कि आपने नोट किया कि उन्होंने सोचा कि निकालने से बेहतर है कि इसको अपनी हार्बर पर सिक्योर खड़ा किया जाए।
ताकि एक और बड़ा तमाशा ना हो। तो विक्रांत कहने के हज़िर प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने S-400 मिसाइल के पास खड़े होके मिसाइलों के सामने तस्वीरें खिंचाई थी। हमने कहा था हमने तो मिसाइलों को हिट ही नहीं किया, हमने तो उस रडार को हिट किया जिसने 600 किलोमीटर पहले लॉक करके मिसाइल फायर करने का ऑर्डर करना था। तो मिसाइलों को तो हमने टारगेट ही नहीं किया था। वो मिसाइलों की तस्वीर खिंचाकर चले गए कि देखें जी S-400 नहीं मारा गया। सर तो थोड़ा ये सा क्लियर भी प्रोपेगेंडा कर दें पुरानी कि बात हो ये गई है। त्यारे कितने गिरे थे, 6 या 7? क्योंकि ट्रम्प साहब तो अब 7 कह रहे हैं। जी ट्रम्प साहब बिल्कुल अब ठीक कह रहे हैं, वो अपडेटेड अब बता रहे हैं क्योंकि 7-0 था प्लस ड्रोन एक अलग था। 7 फाइटर जहाज में जिसमें 4 राफेल थे, अच्छा, एक मिराज 7 फाइटर 2000 था, जहाज था और ड्रोन अलग से। जी अच्छा। सब काउंटेड है। और सबसे बड़ी बात शजिया ये है कि हम टेल नंबर बता सकते हैं। मैं अभी आपको चारों टेल नंबर बता सकता हूँ राफेल के, कि आप इकट्ठे उड़ाकर दिखा दें उनको अगर आपके इंटैक्ट है तो। जैसे हमने किया था, हमने 2019 में जब अभिनंदन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो हिंदुस्तान ने कहा था हमने F-16 मार गिराया। हमने न्यूट्रल ऑब्जर्वर बुलाए, अमेरिका से जो एक्सपर्ट्स बुलाए उनको गिनवा दिए जहाज के, जी काउंट कर लें जहाज, तो जहाज हमारे पूरे निकले। इंडिया भी 4 राफेल जो हम टेल नंबर बता रहे हैं जहाजों का, उनको इकट्ठा उड़ा दे कि ये देखें जी हमारे जहाज तो उड़ रहे हैं, तो गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये हकीकत अब बड़ी पुरानी सच अब लोग मान चुके हैं, उससे बहुत मूव कर चुके हैं। वो 5.5 महीने बाद भी अभी तक कह रहे हैं कि हमने 10-12 जहाज मारे। तो ये कन्विक्शन आप खुद ही बता सकती है आपको लैंग्वेज के यूज से, कि जी 10-12 जहाज, आप शायद बड़ा जहाज भी था, शायद F-16 भी था, शायद हमने एक बड़ा वैल्यूएबल जहाज भी मारा है। तो शायद अगर आप 5 महीने बात कर रहे हैं तो आपकी डैमेज असेसमेंट कैसी पुअर है। बिल्कुल सही। खालिद साहब, भारत के पास जो जदीद तरीन त्यारे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और रडार सिस्टम्स होने के बावजूद 2019 की बालाकोट कार्रवाई हो या हालिया मई की जंग हो, उसमें नाकामी के बाद उसकी फ़िज़ाई सलाहियत पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दुनिया इसको किस तरह से देखती है? चलिए देखिए, उनके पास जो इक्विपमेंट है, अगर मैं उसको लिस्ट डाउन करूं तो वन ऑफ द बेस्ट, बड़ी अच्छी उनकी फ्लीट है, खासतौर पे एयरफोर्स की बात करें। मैं एक दिन कैलकुलेट कर रहा था, दुनिया के जो टॉप 10 फाइटर जहाज हैं, 10 जो फाइटर जहाज है, उसमें इंडिया के पास 4 जहाज उसमें से इंडिया के पास हैं। नंबर उनके पास हमसे दुगने तिगने के करीब है हमारी उनकी और एयरफोर्स का अगर कंपैरिजन करें। असल मसला या असल एम्प्लॉयमेंट ये नहीं होती कि आपका जहाज कितने हैं, जहाज आप खरीद सकते हैं। असल मसला होता है 2, एक होती है उनकी एम्प्लॉयमेंट और एक आपकी लीडरशिप कितनी बहादुर और ब्रेव है या बोल्ड है, जिसको फैसला एग्रेसिव कितनी है। पाक फिजाइया की लीडरशिप ने बताया कि लीडरशिप का भी बहुत बड़ा फर्क होता है। जब एक लीडर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करता है, बोल्ड एक्शन लेता है, रिस्की मिशन लेता है, वेल कैलकुलेटेड, जाहिर है पीस टाइम में उनकी, मेरी नजर में एज अ स्टूडेंट ऑफ एयर पावर, मैं ये कहूंगा कि उनकी जहाजों के फ्लीट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कैपेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनकी इंटीग्रेशन नहीं थी। मैं क्विकली बता देता हूं, मिराज 2000 और राफेल फ्रांस के थे, उनके पास S-400 रशिया के थे, उनके पास रशिया के MiG-29 Su-30 थे, फिर उनके पास ड्रोन जो थे वो इजराइल के थे, उनके पास जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग था वो जहाज रशिया का था, उसके ऊपर रडार इजराइल का लगा हुआ था। तो अब इतना जब आप मिक्स एंड मैच करते हैं तो आपने उनको इंटीग्रेट करना होता है कि जब वो पंच मारेंगे तो आया एक ही डायरेक्शन में पंच जाएगा जब आपने करना है, या वो अपना इंडिविजुअली लड़ने के लिए जहाज बहुत अच्छे थे।